नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अशोका द एग्जाम गुरु में। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। प्यारे साथियों, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने एलसीएम निकालना सीखा था। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, हम लोग एलसीएम और एचसीएफ जो निकालना सीख रहे हैं 3 अंकों तक आपके सिलेबस में दिया गया कि 3 अंकों तक का आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालने की 2 विधियां हैं। एक आपका अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा आपका भाग विधि। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एलसीएम निकालना दोनों ही विधियों से सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे करके आप मासा मतलब महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कैसे करके निकालेंगे, दोनों ही विधियों का इस्तेमाल करके। प्यारे साथियों, आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि जो भी हम यहाँ पर डीएलएड में पढ़ते हैं, ठीक है, आपको पता होगा वही सब चीज़ें हमारी टेट और सुपर टेट में आती हैं। प्यारे साथियों, आप लोग मैथमेटिक्स डीएलएड में जिस तरह से आपको पढ़ना चाहिए उस तरह से आप नहीं पढ़ते हैं। उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है आपके लिए जो कॉलेज में टीचर हो वो अच्छे से ना पढ़ाता हो, या फिर हो सकता है कि आप रेगुलरली आप कॉलेज ना जाते हों। कई सारे रीज़न हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो आपको एक बात समझनी होगी कि आपको मैथ सब्जेक्ट अच्छा करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि आपका यूपी टेट या फिर सी टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सीधे सीधे आपके 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। इसके अलावा अगर हम यूपी में बात करें, जो सुपर टेट एग्ज़ाम होता है उसमें 20 नंबर का आपका गणित आता है। तो आपको समझना पड़ेगा। देखिए, यही सब चीज़ें हमारी यूपी टेट, सुपर टेट या फिर सी टेट में आती हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हम लोग अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हम लोग को दिक्कत होती है। इसलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं जनरली जो है टेट या सुपर टेट के बैच लगातार 2-3 साल से ले रहा हूँ और अदर बैचेस भी लेता हूँ। मेरा जो फोकस है आपका यूट्यूब पर आने का और डीएलएड का जो मैथ्स कराने का, उसका रीज़न यही है कि बेसभी साथी जो गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट आना बहुत ज़रूरी है। प्यारे साथियों, होता क्या है, जब भी वैकेंसीज आती हैं तो आप लोग के लिए तैयारी करने के लिए मुश्किल से 2 या 3 महीने का समय मिलता है। और आपका जो मैथमेटिक्स अगर देखें तो आप हर सेमेस्टर में आपका मैथ्स का सब्जेक्ट होता है। अगर आप हर सेमेस्टर में अच्छे से अगर आप मैथ्स पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली। अदरवाइज़ आपको 2-3 महीने में आप उतना अच्छे से मैथ्स नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होता है, आपका स्कोर कम रह जाता है। कोई 1 नंबर से फेल हो जाता है, कोई 2 नंबर से फेल हो जाता है और बाद में पता चलता है कि हमारे मैथ्स में ही कम नंबर थे इसलिए हम फेल हो गए। और ये तो आप जानते हैं कि मोस्टली जो कैंडिडेट होते हैं कहीं ना कहीं जिनके पास मैथ सब्जेक्ट जो है बहुत कम रहा होता है, तो मैथ्स सब्जेक्ट कमज़ोर होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो हम कैसे करके मैथ्स अच्छा कर पाएंगे। इसलिए मेरे साथ आप लोग लगातार बने रहिए। अभी हम लोग सेकंड सेमेस्टर का स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे जो है हर सेमेस्टर कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ लगातार बने रहना होगा और हमें सपोर्ट करने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे नहीं, आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो हमारे लिए लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, सबके सब मेहनत हमारी बेकार जा रही है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़ो और बताओ कि सर पढ़ा रहे हैं। और ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हो, अगर नहीं भी देखा है तो आज का लेक्चर अगर आप देखेंगे तो आज का लेक्चर कंप्लीट देखिएगा, आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि सर बहुत अच्छे से हमें पढ़ा रहे हैं। और आप जो अदर यूट्यूब चैनल है या आपके जो टीचर जो आपको पढ़ाते हैं उनसे भी कंपेयर करके देखिएगा कहाँ पर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल आप वहाँ पर पढ़िए। लेकिन एक बार ज़रूर इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो प्यारे साथियों, चलिए यहाँ पर हम बिना देरी की स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग आज के सेशन में सीखेंगे कैसे करके हम लोग मासा निकालते हैं भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे भी रहा होगा। मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है, केवल 2 संख्याएं ली हैं। धीरे धीरे 3 संख्याएं भी लेंगे। अभी 2 अंकों की संख्या ले रहे हैं, फिर 3 अंकों की संख्याएं भी हम लोग लेंगे। इसके अलावा लास्ट में हम लोग कुछ एक्स वाई वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उनको भी हम लोग करेंगे। लेकिन बस हमारे साथ स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा और इसी तरह से हम आसान तरीके से चीज़ों को आगे सीखते रहेंगे। चलिए, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एलसीएम निकालना सीखा था, उसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालना सीखा था, तो वहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंड करने हो रहे थे हर एक संख्या के। ऐसे ही यहाँ पर जो है हर एक संख्या के हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और कैसे करेंगे एक बार फिर समझ लेते हैं।
जैसे 12 के अगर गुणनखंड करोगे तो 2 दूनी 4 और 3 होता है 12, ठीक है, ये बन जाएगा। 36 को लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 3 12 और 3 36। ये कैसे करके आया? जो साथी हमारे साथ पहली बार जोड़े हैं उनको एक बार समझा दे रहा हूँ कि आप जो भी संख्या होगी उसके फैक्टर करते चले जाओ। फैक्टर कैसे करोगे? 2 से भाग जाएगा तो 2 भाग करके जो भागफल आएगा उसको नीचे लिखते हैं, तो 2 छंग 12। अब फिर से 2 से भाग जाएगा, 2 3 6, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, देखो 2 गुणे 2 गुणे 3 बन गया। इसी तरह से हमने 36 के भी फैक्टर करे तो प्यारे साथियों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 36 के फैक्टर करे हैं तो 2 18 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 2 नेम हो जाएगा, फिर 3 से भाग करेंगे 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये बन गया। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हो रही होगी। अब हम जब HCF निकालते हैं ना प्यारे साथियों, तो क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम देखें यहाँ पर 2, हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर देखेंगे। क्या देखेंगे? कॉमन देखेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है। कॉमन का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ, जो सभी में हो। तो वे संख्याएं लेंगे जो सभी में हो, वे गुणनखंड लेंगे जो सभी में हो। सभी का मतलब यहाँ पर देखो 2, तो 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो एक तो हम यहाँ से 2 ले लेंगे। ध्यान से समझते हुए चलेगा, बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने देंगे, विश्वास रखिए हम हैं। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट में बताइएगा। अच्छा एक बार और देखो, ये नेक्स्ट 2 दोनों में है, ये भी दोनों में है आपका 2, ठीक है। अच्छा अब 3 देखो, 3 आपका दोनों में है, दोनों में है, लेकिन ये वाला जो 3 है ये इकलौता है। अगर यहाँ पर एक 3 और होता तो हम इसको भी लेते, यहाँ पर लिखते, लेकिन इसका जो है ये कॉमन नहीं हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पर जो है नहीं लेंगे। ये हमारा मासा बन जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये हो गया हमारा मासा। आई थिंक समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर एक संख्या और होती, 3 संख्याएं होती, तीनों में कॉमन देखते, जो कॉमन होंगी उन्हीं को लेंगे, बाकी सभी संख्याओं को इसमें हम लोग छोड़ देते हैं। बहुत आसान सा तरीका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक काम कर लेते हैं हम लोग, अभी हमने इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना सीखा, एक इसको हम भाग विधि से भी निकाल के देखते हैं, तो आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए इसका आंसर कितना है? 12 आया है, तो भाग विधि से भी इसका आंसर 12 आना चाहिए। तो एक बार एक काम करते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। अभी हम और भी सवाल करेंगे। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से भाग विधि दोनों से करेंगे, एग्जाम्पल्स बहुत सारे लेंगे, क्वेश्चन भी लेंगे। आप बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा और बस लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। अब देखो भाग विधि में क्या होता है, भाग विधि में क्या होता है, हम लोग एक सबसे छोटी संख्या लेते हैं। जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी होती हैं उनमें सबसे छोटी संख्या लेते हैं। तो 2 ही तो संख्या है और 2 संख्याओं में से 12 छोटी है, तो जो छोटी संख्या होती है उससे क्या करते हैं, उससे बड़ी संख्या को भाग करते हैं। तो 12 से बड़ी संख्या यही तो है, तो 36 को इसको भाग करेंगे। थोड़ा सा बस समझते हुए चलिएगा, बहुत आसान है। ये तरीका तो आपने बचपन में सीखा होगा, हालांकि गुणनखंड विधि को भी सीखी है, लेकिन जो है इसका इस्तेमाल जो है भाग विधि का ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं। हमें आसान नज़र आता है, इसलिए आपको आता भी होगा, लेकिन नहीं आता है तो फिर भी हम आसानी से सीख जाएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। तो 12 से भाग करेंगे 36 को, तो 12 3 हो जाता है 36। कुछ बचा क्या यहाँ पर? कुछ नहीं बचा, ठीक है। 12 3 कितना हो गया? 36 हो गया। कुछ बचा यहाँ पर? नहीं बचा। अब यहाँ पर 12 3 36 हो गया, तो हमारा कितना हो गया यहाँ पर? मासा कितना हो गया? 12 हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये जो है ये कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा क्या? ये कहलाता है हमारा मासा। बताओ किसी को डाउट? अच्छा होता अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ कुछ बचता तो हम लोग क्या करते, इससे इसको भाग करते, इससे क्या करते, यहाँ पर कुछ बचता शेष, तो शेष से हम जो जिससे भाग गया था उसको हम लोग भाग करते, ये होता है। तो यहाँ पर जो मासा निकल के आएगा, आपका मासा कितना निकल के आएगा? 12 36, तो ये आपका कितना हो गया? मासा हो गया। और कोई संख्या बची नहीं, अगर और कोई संख्या बचती तो भी हम जो है 12 से भाग कर सकते थे यहाँ पर चीज़ों को। और चलिए प्यारे साथियों अगला सवाल देखते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, 12 16 और 18 का मासा ज्ञात करो। तो मैं यहाँ पर संख्याएं चेंज कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। 12 16 और 18 का आपको मासा ज्ञात करना है। देखिए जब भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में, तो जनरली जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उसमें ये नहीं बोला गया कि आप जो है भाग विधि से ज्ञात करो या अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करो। एक का सवाल पूछा भी गया है, ऐसा नहीं है।
लेकिन आपसे बोला जाएगा 12, 16 और 18 का मासा ज्ञात करो, तो इसमें आप कोई भी विधि का इस्तेमाल कर सकते हो इन दोनों में से, है ना। लेकिन आपको दोनों ही विधियां आनी चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि कभी भी आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि 12, 16 और 18 का मासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करो। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं आती हो तो फिर कैसे कर पाओगे। और आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, आपके 1 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर में भी आते हैं। तो 1 नंबर और 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको सॉल्व करके भी दिखाना पड़ता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में यह है कि आप कोई भी विधि का इस्तेमाल कर सकते हो। तो प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं, सवाल को देखते हैं। पहले इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करके देखते हैं। तो 12, 16 और 18, 12, 16 और 18 के गुणनखंड करोगे तो 2 दूनी 4 और 3 12, 2 दूनी 4 और दूनी 8, दूनी 16 बन जाएगा। 2 दूनी 2 3 6 और 3 18 बन जाएगा। जिसको भी ना समझ में आए आराम से फैक्टर कर ले, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो, एक बार जब सीख जाओगे ना, फिर आप खुद ब खुद इसी तरह से करने लग जाओगे। आपके दिमाग में ये बात भी आ रही होगी कि सर ने तो ऐसे ही कर दिया, सर ने कैसे कर दिया। देखिए, सर ने तो इसलिए कर दिया, सर ने पहले से ही प्रैक्टिस करी हुई है चीज़ों को, तो दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन आप अगर पहली बार पढ़ रहे होगे तो आपको जो है आराम से इस तरह से करके देखना पड़ेगा। 2 छंग 12, 6 आया, 2 3 6, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, इस तरह से करके देखना पड़ेगा। ऐसी 16 का निकाल के देखोगे, ऐसी 18 का निकाल के देखोगे तो आपका ये बन के आएगा। तो आप आराम से तसल्ली से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार सीख जाओगे ना चीज़ों को, फिर यही चीज़ें आपको आसान लगने लग जाएंगी। तो प्यारे साथियों, अब यहाँ पर हम बात करें यदि HCF की, तो मैंने क्या बताया, हम लोग कॉमन देखते हैं। कॉमन का मतलब जो सभी में हो। तो देखो, ये वाला जो 2 है स्टार्टिंग में, ये तीनों में है, तो एक बार हमने ये 2 ले लिया। अच्छा, अब ये देखो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये 2 आप नहीं लेंगे। इस बात को समझ लीजिए, इस बात को समझ लो, ये वाला 2 आपका नहीं लेंगे, क्योंकि ये कॉमन का मतलब है सभी में होना। ऊपर वाले दोनों में तो है, लेकिन तीसरे में नहीं है, तो ये 2 आपका नहीं लेंगे। मैंने क्या कहा, आप जो है कॉमन देखेंगे। क्या देखेंगे? कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 ये वाला हम लोग नहीं लेंगे। अब 3 देखो, 3 जो है इसमें है, लेकिन फिर इसमें नहीं है, तो 3 भी आप नहीं ले पाएंगे, 3 भी नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका 3 नहीं है और ये 3 आपका बच जा रहा है, सही। तो 3 देखो, 3 जो है तीनों में नहीं है, तो 3 तो हो ही नहीं सकता, 3 नहीं लेंगे। ये 2 है, आपको पता है कि अगर ये 2 बच रहे हैं, ये देखो जरा 2, यहाँ पर 2 तो है, लेकिन इधर आपके 2, फिर इसमें 2 नहीं है, एक्स्ट्रा बचा हुआ। एक बार फिर समझने का प्रयास करो, ये जो 2 है ये सभी में आ रहा है, ये 2 सभी में नहीं आ रहा, तो ये 2 नहीं होगा, ये 3 सभी में नहीं आ रहा है, तो बाकी आप चेक। अब जो बच भी रहा है इस साइड में, तो ऊपर नहीं है वो सभी चीज़ें, तो इसलिए इसका HCF कितना हो जाए, केवल 2, क्योंकि 2 जो है एकमात्र 2 है जो सभी में आ रहा है, बाकी कोई भी संख्या तीनों के तीनों में नहीं आ रही है। तो इसका मासा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा। एक बार फिर समझने का प्रयास करो। कॉमन, तो 2 ही आपका कॉमन हो रहा है, बाकी सभी में कोई भी कॉमन नहीं हो रहा है। कोई 2 में हो रहा है, कोई ऊपर वाले 2 में हो रहा है, कोई नीचे के 2, कभी इस तरह से बन रहे हैं चीज़ों को। तो तीनों में केवल 2 है, तो इसलिए मासा कितना हो गया? 2 हो गया। अब भाग विधि से करो इसको। भाग विधि से कैसे करोगे, ध्यान से रखेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले छोटी संख्या देखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी? इसमें 12 है, तो 12 से किसको भाग करेंगे? 12 से भाग करेंगे 12 से बड़ी संख्या को। सबसे छोटी संख्या देखेंगे, 12 है इसमें तीनों में। 12 से बड़ी संख्या कौन सी है? तो 16 है, तो 16 को भाग करेंगे, ठीक है। तो 12 एकम 12। अब ध्यान से देखिएगा, पिछले सवाल में यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन इस सवाल में 4 बच रहा है। तो मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर कुछ भी बचेगा तो हम क्या करेंगे, जो बचेगा शेषफल, उससे किसको भाग करेंगे? जिससे हमने भाग किया था, जिससे हमने पिछली बार भाग किया है। तो 12 से भाग किया था, तो 12 को भाग करेंगे, 4 3 12। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, समझते हुए चलिएगा, बहुत आसान है। 4 से भाग किया, 4 3 12, कुछ नहीं बचा। अगर यहाँ कुछ बचता तो इसको भाग करते, 4 को। तो जब तक भाग करते रहेंगे इसी तरह से, जब तक यहाँ पर पूरी तरीके से भाग ना चला जाए। तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। अगर ये केवल ये दोनों संख्याएं होती तो हमारा आंसर 4 हो जाता, 4 हो जाता। लेकिन अब यहाँ पर
एक संख्या आपकी 18 और भी तो बची है, तो 18 को किससे भाग करेंगे, आपको बता जो लास्ट बार जिस संख्या से भाग करते हैं उसी से अगली संख्या को भाग करेंगे। तो 4 से किसको भाग करेंगे, 18 को, तो 4 चौक 16। अब यहाँ पर कितना बचा, देखो 2 बचा। अब 2 से किसको भाग करेंगे, 4 को, तो 2 से भाग करो 4 को, तो 2 दूनी कितना हो गया 4। बचाओ कुछ बचा, बताओ कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा। तो जो लास्ट बार जिससे भाग किया गया है, लास्ट टाइम जिस संख्या से भाग किया गया है, वही हमारा क्या होता है, मासा होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक सवाल समझ में आपको आ गया होगा। एक और सवाल लेते हैं, 3 संख्याओं का सवाल लेते हैं, आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ। कोई भी डाउट अगर होता है ना तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइएगा, मैं अगले लेक्चर में इसको जो है डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आप एक बार कमेंट तो करिए, आपको जवाब मिलेगा। लेकिन आप लोग अगर कमेंट ही नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, देखो अगर डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास अगर आप इलाज कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ती है। अगर आप प्रॉब्लम नहीं बताओगे, आपका जो बीमारी है उसके बारे में नहीं बताओगे, तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा भाई। तो इसी तरह से यहाँ पर है। ठीक है, मैं 3 अंकों का एक सवाल लेता हूँ। ठीक है, देखते हैं। ये आपका डीएलएड 2019 में पूछा हुआ सवाल है। 114, 380 और 133। 114, 380, 133 का मासा ज्ञात करना है। ये आपका डीएलएड 2019 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो इसको हम आसान तरीके से कर लेते हैं। ये आपका डीएलएड 2019 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो 3 अंकों तक हम लोग को पढ़ना है। अब एक काम करते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। तो 114 के फैक्टर करो भाई, तो 2 से फैक्टर कर लो 114 के आराम से। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 नेम 27। तो 2 × 3 और 19। ये आराम से करिए, क्योंकि जल्दबाजी नहीं है, आराम से। 3 देखो, 2 से भाग करेंगे तो 2 पंजे 10, 1 बच जाएगा, 14 हो गया, तो 7 14 हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे तो 19 आ जाएगा। अब 19 से भाग करोगे तो 1 ही आएगा, तो ये हो गया हमारा। और 19 में किसी अन्य संख्या से भाग जाएगा भी नहीं। तो इसी तरह से 380 करो, 380 करोगे तो 2 गुणे आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं कर ले रहा हूँ यहाँ पर, हालांकि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। 2 से भाग करो, 2 एकम 2 नेम 18, 190 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करोगे तो 2 नेम 18, 2 पंजे 10 हो जाएगा। 5 से कैंसिल करोगे, 5 आपका 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुणे 5 और गुणे आपका 19 हो जाएगा। ठीक है भाई, इसी तरह से आप 133 के करोगे तो 19 सत्ते 133 होता है, मतलब 7 गुणे 19 हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्टर हो गए हमारे। अब हमने क्या करना होता है, जब अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग मासा बनाते हैं प्यारे साथियों, तो HCF निकालते समय हम कॉमन देखते हैं। तो देखो 2 सभी में है क्या, ये 2 सभी में नहीं है। ये देखो 3 सभी में है, नहीं है। 3 सभी में भी नहीं है। 19 देखो, 19 सभी में है। 19 देखो, इसमें भी है, इसमें भी है, उसमें भी है। तो आपका 19 क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। 5 देखो सभी में है नहीं। 7 भी सभी में नहीं है, 7 एक ही में तो है। 5 भी आपका एक में है। 2 आपका यहाँ पर है, यहाँ पर, लेकिन तीसरे वाले में नहीं है। 2 एकमात्र ये बच रहा है, तो ये केवल बीच वाले में है, ऊपर व नीचे नहीं है। तो समझ में आ रहा है। तो सभी में कौन संख्या आ रही है, 19 आ रही है। अगर और कोई संख्या इनमें से अगर एक संख्या और भी होती कोई, तो यहाँ पर गुणे उतना लिख के गुणा कर लेते। जैसे मान लो 2 सभी में आ रहा होता तो 19 गुणे 2 बराबर 38 हमारा आंसर हो जाता। तो फिलहाल इस सवाल का आंसर कितना है, 19 है। अभी हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व किया। समझ में आपको आ गया होगा। फिर भी अब हम क्या करते हैं, भाग विधि से शुरू करके एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, भाग विधि भी आपको आनी चाहिए भाई। आंसर देखो 19 आना चाहिए भाग विधि से करेंगे तो भाग विधि में क्या कहता है भाई, भाग विधि कहती है कि सबसे छोटी संख्या उठाओ। तो 114 उठाओगे आप यहाँ से। 114 से बड़ी संख्या कौन सी है आपका, 133 को डिवाइड करोगे तो 114 एकम 114 हो जाएगा। यही तो होगा ना। 13 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। 17 से अब किसको भाग करोगे, 17 से जिससे हमने पिछली संख्या को पिछली बार भाग किया था, तो 114 को। तो 17 छक्का कितना हो जाएगा आपका, 102 हो जाएगा। ठीक है,
13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, ये आपका 9 बचेगा, ठीक है। 19 बचा। अब 19 छक्का होता है आपका 114, 19 छक्का होता है 114। यहाँ पे कुछ बचा नहीं बचा, समझ में आया। 114 से भाग किया हमने 133 को, तो आपका 19 बचा। और 19 से किसको भाग करोगे? जिस संख्या से हमने पिछली बार भाग किया है 114, तो 114 को भाग करेंगे तो 19 छक्का होता है 114, कुछ नहीं बचा। अगर यहाँ कुछ बचता तो 19 को भाग करते, अब नहीं बचा तो 19 से भाग करेंगे अगली संख्या को, अगली संख्या को। अनुज उठा देना बेटा, वो आप रख देना। 19 से भाग करेंगे अगली संख्या कौन सी है आपकी, सॉरी ये 380, तो 19 दूनी 38, कुछ बचा नहीं, 0 भेजेंगे, फिर आपका 0, इस तरह से हो गया, ठीक है। तो आपका जो मासा निकल कर आएगा, HCF निकल कर आएगा, वो कितना आएगा? 19 आएगा। आई थिंक सभी को ये सवाल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो 19 इसका मासा हो गया, बताओ, ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब कुछ ऐसे सवाल ले लेते हैं जिनमें एक्स वाई होता है ना, जिसको देख के आप लोग डर जाते हो। डरने की ज़रूरत ना है, कतई ना है ना, बिल्कुल भी ना है। हम हैं आपके साथ, बहुत अच्छे से हम समझाएंगे, ठीक है, निश्चिंत रहिए आप, बस देखते जाओ। चलो सवाल लेते हैं, मैंने नोट कर रखे हैं सवाल बढ़िया बढ़िया से, जिससे मुझे सोचना ना पड़े पढ़ाते समय। चलो एक सवाल लेते हैं, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब और वाई क्यूब, ठीक है भाई। इसका हमने HCF निकालना है, इसका हमने HCF निकालना है। तो देखो ध्यान से देखना, इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो कैसे करके, ध्यान से देखना। यहाँ पर x की पावर 1 ही तो होगा, मतलब x 1 बार है, यहाँ पर x की पावर 2 मतलब x 2 बार है, यहाँ पर x 3 बार है। लेकिन x जो है तीनों में तो एक ही बार, देखो ये वाला हो जाएगा, यहाँ से उठाओगे, ये कॉमन है x, इसमें से एक x कॉमन हो जाएगा, इसमें से एक x कॉमन हो जाएगा, बाकी एक x इसमें बचा जाएगा, एक इसमें 2x बच जाएंगे, मतलब x स्क्वायर, ठीक है। तो उनमें जो है वो आपके कॉमन नहीं हो रहे तीनों में, तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा। ऐसे ही बाई आपका कॉमन होगा, यहाँ पर बाई इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें एक ही बाई है, इसमें 2 बार बाई है, इसमें 3 बार बाई है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा समझ में मुझे लग रहा है कम आया होगा, इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, देखो ध्यान से देखना, मैं अभी थोड़ा इसको आसान कर दे रहा हूँ, हालांकि समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं कैसे करके। देखो इसको लिख सकते हैं x इंटू वाई, लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिखेंगे? x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, ऐसे करके लिखेंगे इसको। इसको क्या लिखेंगे? 3 बार x है तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई इंटू वाई। अब आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको कुछ। y की पावर 3 का मतलब 3 बार y मल्टीप्लाई होगी इस तरह से, x की पावर 3 है तो 3 बार x की मल्टीप्लाई होगी, x स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर इस तरह से बन गया, y स्क्वायर ही बन गया। अब यहाँ पर देखो केवल ये वाला x कॉमन हो रहा है भाई, ये x तीनों में आ रहा है, तो HCF जब बनाएंगे तो ये तीनों में आ रहा है। और ये वाली y देखो जरा, ये y उठा लो जरा, कोई सी y उठा लो, तो ये y हो गया। तो एक्स वाई मासा हमारा हो गया, नहीं हो गया? क्योंकि ये वाला जो x है वो किसी में, मतलब इन दोनों में तो x है लेकिन इसमें ऊपर वाले में नहीं है। ऐसे अगर ये वाला x देखोगे तो ये x जो है केवल इसी में है, बाकी इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। बाई देखो, ऐसी बाई देखो यहाँ पर, समझ में आ रहा है? जो सभी में हो वही तो हमारा मासा, जो सभी में हो वही तो हमारा मासा। तो x ये देखो सभी में आ रहा है, बाई देखो सभी में आ रहा है, तो x इंटू बाई हमारा मासा हो गया। एक और सवाल लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और इसी तरह से करने सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आपको दिक्कत है। लेकिन होता क्या ना, आपके अंदर खौफ बैठा होता है, डर बैठा होता है। डर क्या बैठा होता है कि भाई हमसे गणित ना होगा, और एक तो वैसे ही गणित ना होता है, ठीक है, एक तो वैसे ही डर बैठा होता है, ऊपर से भैया एक्स और वाई और जेड, उसका तो खौफ अलग ही होता है। लेकिन खौफ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो डर की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक और सवाल, x की पावर 3 y की पावर 2 x स्क्वायर y की पावर 3 x 4 और y की पावर 4, इसका HCF बनाना है, इसका HCF बनाना है।
इसका HCF बनाना है, ठीक है। देखो ज़रा, तो यहाँ पर x 3 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 4 बार, तो x की पावर 2 जब हम मासा लिखेंगे, एक काम और ध्यान रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर पावर में इस तरह से लिखा हो तो छोटी पावर ले लो बस, लेकिन ध्यान रहे सभी में, जैसे x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी है, तो छोटी पावर तो ही कॉमन होगी, तो x की पावर 2 हमारा x का हो गया, बाई स्क्वायर है, बाई 3 है, बाई 4 है, तो यहाँ पर बाई स्क्वायर आपका हो जाएगा कॉमन। समझ में आ रहा है? मतलब छोटी पावर देख लो, अब बाई देखो तीनों में है, तो हमारा कितना हो गया, बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर आंसर हो गया। ये वैसे ही बन रहा है, देखो फिर से लिख के बता रहा हूँ, x की पावर 3 का मतलब हो गया x इंटू एक्स इंटू एक्स, और बाई की पावर 2 का मतलब हो गया बाई इंटू बाई, ठीक है। बाई की पावर 2 का मतलब हो गया बाई इंटू बाई, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया x इंटू एक्स हो गया, बाई की पावर 3 का मतलब हो गया बाई इंटू बाई हो गया, x की पावर 4 करेंगे तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स बन जाएगा, बाई की पावर 4 लिखेंगे तो बाई की पावर 4 बाई इंटू बाई इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2x यहाँ पर है, ये 2x, कोई से 2x उठा लो, 2x कॉमन हो रहा है। अगर यहाँ बाई देखो तो 2y कॉमन यहाँ पर इस तरह से ले सकते हो, कोई से y ले लो। बाकी अगर x देखोगे ये वाला, तो इसमें x नहीं है, एक्स्ट्रा बचा हुआ आपका, अगर एक x और होता तो x की पावर 3 होता। तो यहाँ पर x स्क्वायर ये आ रहा है आपका, x इंटू एक्स का मतलब x स्क्वायर आ रहा है, बाई इंटू बाई का मतलब आपका बाई स्क्वायर आ रहा है, देखो वही निकल के आया। तो हम क्या करेंगे, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, कुछ समझ में आ रही है? जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन गुणनखंड होगा, उसमें छोटी पावर वाला लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखो x की पावर 3, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, तो एक्स स्क्वायर ले लिए, छोटी पावर x स्क्वायर हो गया। बाई देखो तीनों में है, तो हमारा बाई स्क्वायर हमारा इस तरह से हो गया। एक और सवाल लेते हैं, फिर हम जो है लेक्चर को एंड करेंगे, फिर हम इसको एंड करेंगे भाई, ठीक है। मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। देखो भाई कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा, और जब आपकी लेक्चर एंड हो जाए ना, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताना, ज़्यादा से ज़्यादा भाई इसको शेयर ज़रूर करना। शेयर करोगे तो अच्छी बात है, वरना माता रानी का पाप लगेगा। चलो कोई नहीं, पाप बाप कुछ नहीं लगेगा, बस दिल पे मत लेना भाई। ये मान लीजिए इस तरह से सवाल है एक आपके पास, इसका आपको HCF बनाना है, ठीक है। इसका आपको HCF बनाना है, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका आपको HCF बनाना है, ठीक है। तो जल्दी से बना के देखो, पहले मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ। बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आपको अभी हम लोग के जो है अलजेब्रा के फार्मूले आपको पता होना चाहिए। अलजेब्रा के फार्मूले पता होंगे ना, तब तो आप इस तरह के सवाल आसानी से कर पाओगे, अदरवाइज़ थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन इन दिक्कतों से भाई कब तक भागोगे, ज़्यादा समय तक नहीं भाग सकते ना। तो इनको याद करो, 4-5 फार्मूले होते हैं, वो आप याद कर सकते हो, कभी मैं आपको बताऊंगा। आप अभी इतना समझ लो कि ये a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको तो पता होगा क्या लिखते हैं हम लोग, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कल ही बताया है मैंने भाई कि एक बार जोड़ना होता है और एक बार घटाना होता है, इनकी मल्टीप्लाई होती है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई में। a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है, बराबर होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचपन से पढ़ते ही आए हैं, हालांकि ये भी पढ़ा है, तो ये तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है भाई। अब यहाँ पर HCF पे हमने क्या बताया, कॉमन, एक शब्द कॉमन, उभयनिष्ठ। तो भैया जी बताओ इन दोनों में कॉमन कौन सा हो रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, a माइनस बी यहाँ पर भी है और a माइनस बी यहाँ पर भी है। इसका मतलब यहाँ पर HCF, प्यार से इसका आंसर लिखो भाई कि HCF इसका हो जाएगा a माइनस बी, आंसर हो जाएगा a माइनस बी, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों इसमें a माइनस बी जो है इसमें भी है, इसमें भी है, तो यही तो कॉमन हो रहा है।
तो अब मुझे उम्मीद है कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इस तरह से हम चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब ये बताइए, क्या आपको वास्तव में चीज़ें आसान लगी? बिल्कुल आपको आसान लगी होंगी, ठीक है। अगर आप दिल पे हाथ रख के देखोगे, थोड़ा 2-4 मिनट सोचोगे बैठ के, तो आपको महसूस होगा कि सर ने जो पढ़ाया आपको वो आपको आसान लगा। लेकिन आसान इसलिए लगा होगा, उसका रीज़न क्या है कि आपने एक तो कंप्लीट लेक्चर देखा जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया, दूसरी बात एक भरोसा करके आपने पढ़ने बैठे और भरोसा किया। और एक बात ध्यान रखो कि अपने आप पर भरोसा रखो कि हम सीख सकते हैं। एक बात आपको समझनी होगी, हम लोगों ने हिंदी भी सीखा होगा, बचपन से सीखते आए हैं, हिंदी भी सीखा, अंग्रेजी भी सीखा, सामाजिक विषय भी पढ़ा होगा, विज्ञान भी हमने पढ़ा होगा। तो इतने सारे सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं, तो मैथ्स भी आपको आ सकता है। जब अदर सब्जेक्ट आपके लिए आ सकते हैं, अच्छे से आ सकते हैं, अच्छे से कमांड हो सकती है उन सब्जेक्ट्स पर, तो क्या आपको मैथ्स नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। बस छोटी छोटी बातें हमें पता नहीं होती है, इसी कारण बस क्या होता है, हमें क्वेश्चन कठिन लगने लग जाते हैं। और आपको पता है किसी भी चीज़ का एक नींव, जो नींव होती है, जब मकान हम लोग बनाते हैं तो नींव मजबूत होनी चाहिए। इसी तरह से जब आप गणित सब्जेक्ट अच्छा करना चाहते हो तो आपका गणित का जो बेसिक बातें हैं उनको अच्छे से आपको आना चाहिए। और होता यही है कि आप लोग बेसिक बातों को नहीं सीख पाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि आप लोग का जो गणित का सब्जेक्ट है ना, वो आपके अंदर डर बैठ जाया करता है। तो इसलिए क्या करिए, आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। बेसिक बातें हैं, और आप लोग जानते हो, फिर से बोल रहा हूँ कि जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो मैथ है उसमें बेसिक बातें हैं ना, ये सीख जाओगे तो आपका टेट हुआ या सुपर टेट या सी टेट कोई भी एग्ज़ाम होगा बहुत आसान लगेगा, है ना। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना कतई ना भूलिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने साथियों को बताइए कि हाँ, हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद।